बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोसेवर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो बच्चों यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है एक करंट कैरिंग लूप है उसकी एक्सिस पे। तो ये देखें, सपोज इस तरह का, ये देखें यहाँ मैंने फिगर भी ड्रा की है। फ़र्ज़ करें ये है करंट कैरिंग लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। तो जब इसमें से करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो ये देखें ये इसकी एक्सिस है, ये देखें ये जो है ये इसकी एक्सिस है, ये बॉल पॉइंट ये इसकी एक्सिस, और इसकी एक्सिस के इस पॉइंट पे इधर जहाँ ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है यहाँ पी पॉइंट है कोई एक्सिस के साथ, एक्सिस के एंड पे यहाँ हमने एक पॉइंट पी लिया हुआ है और इस पॉइंट पी पे यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। यहाँ इस वायर में ये जो लूप है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी एक्सिस के साथ जो है इस पॉइंट पे, यानी कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने इस पॉइंट पे एक्सिस के साथ किसी भी कोई भी पॉइंट हमने लिया है और उस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। तो फिगर देखें मैंने ड्रा किया, तो फिगर में ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, इस तरह का करंट कैरिंग लूप, और ये इसकी एक्सिस है ये वाली, और यहाँ एक्सिस के साथ हमने एक पॉइंट पी, ये देखें एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट पी लिया हुआ है, इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए हमने बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है। बायो-सेवर्ट लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, dB = μ0I/4π IDS sin थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था कि dB स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मालूम की थी। तो यहाँ भी हम ये क्या करेंगे कि सर्कल को हम स्मॉल एलिमेंट्स IDS में डिवाइड करेंगे और फिर इस एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करके तो फिर जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे होल सर्कल के लिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, ये देखें हमने लिया है कि यहाँ स्मॉल एलिमेंट जो है वो DS है और इस जो करंट एलिमेंट है उसको कहेंगे IDS, ठीक है। और ये जो सेंटर है सर्कल का सेंटर उससे R डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस R है, रेडियस R है। ये Z पॉइंट P से सेंटर तक का फासला जो है एक्सिस के साथ, इसको हमने Z से डिनोट किया है। यहाँ से लेकर इस करंट एलिमेंट से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस जो है उसको हमने R से डिनोट किया है, ये R है। अब ये R और ये IDS ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। कैसे परपेंडिकुलर हैं बच्चों, आप लोगों को पता है कि हर पॉइंट पे जब सर्कल में कोई चीज़ जो है सर्कल में हम मूव करते हैं तो हर पॉइंट पे इसकी अगर हम डायरेक्शन लेंगे तो ये करंट की डायरेक्शन जो है ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। जैसे यूँ समझें कि अलोंग द टेंजेंट, तो यहाँ अगर एलिमेंट की करंट एलिमेंट की ये डायरेक्शन है और ये जो हमारे पास R है वो इस तरह से है, ये देखें R इस तरह से है और करंट एलिमेंट की ये डायरेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखें यहाँ एंगल बन रहा है, ये देखें ये करंट एलिमेंट और ये रेडियस, कितना एंगल यहाँ इन दोनों के दरमियान बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो ये IDS और ये R ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह से अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को पता है हमने इसको लिखा था dB, हमने इस साइड पे लिखा था पहले, अगर पीछे वाला टॉपिक बायो-सेवर्ट लॉ का आपको याद हो, μ0I/4π R स्क्वायर, और बल्कि हमने लिखा था I×DS/R³, इस तरह से हमने लिखा था। तो ये हमारे पास है I और क्रॉस DS, μ0 यहाँ नहीं लिखना हमने, μ0/4π I×DS डिवाइडेड बाय R³। तो ये I और DS ये क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट था तो ये दोनों जिस एक्सिस में होंगे, जैसे अगर ये अलोंग X एक्सिस है ये अलोंग Y एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग इनके परपेंडिकुलर होगा, अलोंग Z एक्सिस होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद है ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट में I×J किसके इक्वल होता है, K के, इन दोनों का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो है इस dB की डायरेक्शन होगी। तो I और R ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये dB जो है ये IDS के भी
परपेंडिकुलर है और ये IDS जो है यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है ये DB के भी परपेंडिकुलर है। कैसे, अब हम इसकी डायरेक्शन जो है IDS की हम जो है वो राइट हैंड रूल से, आपको याद हो हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम कर देते हैं। तो ये हमारे पास IDS है, इसको हमने R की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। IDS को हमने R की डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो जब हम इसको कर्ल करेंगे IDS को R की डायरेक्शन में, तो ये देखें थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो देखें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन IDS की तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देखें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ एंगल थीटा है। अब हमने क्या किया कि यहाँ हमने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। आपको पता है थीटा के साथ कॉस थीटा होता है, तो ये DB कॉस थीटा, ये DB की डायरेक्शन है, ये DB कॉस थीटा और ये इधर DB साइन थीटा। अब यहाँ देखें ये इस कंपोनेंट के ऑपोजिट इधर भी एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि करंट यहाँ करंट की ये डायरेक्शन थी, यहाँ करंट की ये डायरेक्शन है। अब जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड इस IDS को R की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो राइट हैंड रूल की मदद से ये देखें अब इस कंपोनेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी इधर। ये देखें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बनेगी, तो इधर इसका इस मैग्नेटिक फील्ड का इधर कॉस थीटा और इधर साइन थीटा। अब ये देखें साइन कंपोनेंट सारे के सारे जो हैं इसके ऑपोजिट इधर साइन कंपोनेंट बनेगा। ये देखें ये जो है अगर एलिमेंट है तो इसके ऑपोजिट इधर एलिमेंट है। तो तमाम जगहों पे अगर सर्कल का ये कंपोनेंट है तो इस यहाँ हम IDS ले लें तो उसके ऑपोजिट इधर भी IDS बनेगा। तो हर कंपोनेंट के ऑपोजिट जो कंपोनेंट होगा उनके तमाम के तमाम कॉस साइन कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और कॉस कंपोनेंट क्योंकि एक्सिस के साथ हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ कॉस कंपोनेंट की वजह से होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं कि ये क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट है, DB पैरेलल, ये जो एक्सिस के पैरेलल है, ये पैरेलल कंपोनेंट DB कॉस थीटा ये ऐड अप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे B और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे DB जो पैरेलल कंपोनेंट, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल कंपोनेंट्स की वजह से है, तमाम पैरेलल कंपोनेंट्स को हमने इंटीग्रेट कर दिया। इसको हम लिखेंगे DB कॉस थीटा और इस पे हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ आप लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है, उसकी इक्वेशन है DB = μ0/4 IDS sin थीटा डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, अब यहाँ देखें आप लोगों को जैसे कि बताया है IDS और R इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो साइन 90, तो साइन 90 जो है 1 के इक्वल होता है। तो जब ये 1 आ गया तो μ0/4 IDS डिवाइडेड बाय R², ये हमारे पास वैल्यू बन गई। साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ आपको बताना है कि ये IDS जो है, ये वाला IDS जो है ये R के भी परपेंडिकुलर है और DB के भी परपेंडिकुलर है। कैसे, ये देखें अभी आपको बताया है कि अगर ये IDS है, ये देखें ये मैंने बॉल पॉइंट के कैप से IDS की डायरेक्शन डिनोट की है और ये R है, ये देखें ये R है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और DB जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो देखें तीनों कंपोनेंट, ये वाला जो है ये और ये कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं और ये लिया। तो ये देखें अगर हम इस कंपोनेंट को नीचे ले आएँ तो ये IDS के भी परपेंडिकुलर है। DB जो है DB यहाँ है ना, ये देखें ये DB लिया हुआ है, ये वाला DB। ठीक है, तो ये DB की डायरेक्शन मैंने फिंगर से डिनोट की है। ये हमारे पास है R, स्मॉलर R जिसको हमने डिनोट किया, ये वाला R, और ये जो बॉल पॉइंट है ये IDS है। ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है और ये इनके परपेंडिकुलर है। तो जब हम इसको अगर अपनी फिंगर्स को इसका तरह से पैरेलल नीचे लेके आएँ तो IDS जो है ये इस DB के भी परपेंडिकुलर है। तो मैंने लिखा IDS जो है परपेंडिकुलर है R के और IDS जो है वो परपेंडिकुलर है DB के। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको आपने बस ये जहन में रखना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। μ0/4 IDS/R², ये साइन 90 क्या हो गया, 1 बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब हमारे पास मुख्तसर सा अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये देखें ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको जो है वो जो इक्वेशन हमारे पास थी
मैग्नेटिक फील्ड की, वहाँ हमने वैल्यू इसकी जो है वो ऐड कर देनी है, वहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है। डी बी की जो वैल्यू आई, डी बी पैरेलल किसके इक्वल था, डी बी कॉस थीटा के इक्वल था। ये देखें, ये इक्वेशन थी डी बी कॉस थीटा। अब बी की वैल्यू हमने मालूम कर ली, यहाँ हम पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल, बी इज इक्वल टू डी बी कॉस थीटा, यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखें, बी इज इक्वल टू डी बी कॉस थीटा, तो डी बी की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दी, डी बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ हमने आर स्क्वायर और म्यू नॉट ओवर 4 पाई और आई, इन ये सब बाहर निकाल लेने हैं, डी एस और कॉस थीटा ये अंदर रहेंगे, डी एस और कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हम मालूम करेंगे और डी एस की वैल्यू भी हम मालूम कर लेंगे। तो ये पहले हम देख लें कि आर स्क्वायर किसके इक्वल है। तो आर स्क्वायर बच्चों, ये जो है आर स्क्वायर जो है आर प्लस जी स्क्वायर, ये पैथागोरन थ्योरम के से हमने लिया है कि ये आर जो है, ये आर और ये जी इसके इक्वल है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के, और इसका जब हमने अंडर रूट लिया तो आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल अंडर रूट आ गया हमारे पास, इधर कैंसिल हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू ये देखें, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है और ये बेस हमारे पास है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये बेस और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, इसके इक्वल आ गया आर ओवर आर। आर और इस आर की वैल्यू हमने आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे कॉस थीटा की जगह, यहाँ हमने वैल्यू पुट की, देखें ये कॉस थीटा की वैल्यू इसी इक्वेशन में, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ये डी एस 7 आ गया, ये देखें डी एस 7 आ गया, बाकी ये हमारे पास वही इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये इक्वेशन हमने यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी है, डी एस हमारे पास हमने वैसे ही लिख दिया। अब डी एस जो है ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, पूरे सर्कल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा सर्कल जो है इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के इक्वल होता है, तो ये 2 पाई आर, इसकी जगह हम 2 पाई आर पुट कर देंगे। तो ये देखें, हम 2 पाई, इस डी एस की जगह 2 पाई आर पुट कर दिया, देखें 2 पाई आर। तो जब हम अब कैंसिल कर देंगे, पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो गया, 2 जो है इस 4 से कैंसिल हो गए, म्यू नॉट ओवर म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर, ये आर और आर, ये आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये 2 और इस आर की जगह भी हम वैल्यू पुट करेंगे यही वाली आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वैल्यू पुट की, और ये हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर विदाउट अंडर रूट है और ये विद अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ गया, ये 1 इसकी वैल्यू है और इसकी 1/2 है, तो टोटल 3/2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखें बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और 2, और ये इसकी वैल्यू हमने आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की अंडर, ये 3/2 इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, होल मैग्नेटिक फील्ड हमने पूरा जो हमारे पास सर्कुलर रिंग था जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था उसकी एक्सिस पे, अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है ना, जहाँ करंट फ्लो करता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो यहाँ इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के साथ, इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम कर ली, वो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है। अब हमने केसेस कंसीडर करने हैं कि अगर हम इस जगह पे, इस एक्सिस के साथ इस पॉइंट पे वैल्यू मालूम ना करें बल्कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए क्या किया हमने, जी को 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो केस 1 है एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर क्या होगा, जी इज इक्वल टू 0, इस जी की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर बचेगा, ये आर स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्यूब इसका वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2 आर क्यूब, ठीक है। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये वाला कैंसिल होगा, नीचे सिर्फ एक आर बचेगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, ठीक है। ये 1 केस है। केस 2 क्या है, केस टू हम ये ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ये जो जी है, ठीक है, ये बहुत दूर, यानी कि पॉइंट पी हमने बहुत दूर लिया हुआ है और उसके मुकाबले में जो है हमारे पास आर जी जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर है, यानी कि पॉइंट पी हमने बहुत दूर लिया हुआ है और उसके मुकाबले में जो रेडियस है वो बहुत कम है, रेडियस बहुत कम हो और पॉइंट पी बहुत दूर हो, तो जी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। तो तब हमारे पास ये इक्वेशन क्या आएगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्योंकि आर बहुत स्मॉलर है तो ये निगलेक्टेड हो जाएगा, तो 2 और ये जी क्यूब, ठीक है, आर स्क्वायर से कैंसिल होकर जी क्यूब आ जाएगा। तो देखें म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर जी 2 जी क्यूब, ठीक है।
अब हम इसको अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो इसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने एक वैल्यू निकालने के लिए पाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया और पाई से डिवाइड भी कर दिया। जब हम पाई से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई n और पाई आर स्क्वायर ओवर ये पाई 2 पाई जी क्यूब और ये पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर आपको पता है पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम एरिया भी पुट कर सकते हैं। तो ये देखें म्यू नॉट एन आई और यहाँ हमने ए लिख दिया, इसकी जगह पाई आर स्क्वायर की जगह ए लिख दिया और नीचे है 2 पाई जी क्यूब 2 पाई जी क्यूब। ठीक है, ये एरिया है। और हमें पता है बच्चों एन आई ए, ये एन आई ए आप लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और उसको हमने म्यू से डिनोट किया था। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसकी जगह हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे म्यू नॉट और इसकी जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू ओवर 2 पाई जी क्यूब 2 पाई जी क्यूब। बहुत आसान टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।